ये लेक्चर 3 है या 4 है? 3 है शायद। 3 है ना। चलो, तो इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें, कैटेलाइसिस। तो कैटेलाइसिस देखो, मेनली ये कैटलिस्ट के बारे में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं, है ना। 2 टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, ये बताया गया, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट एक्चुअली यूज क्यों किया जाता है, किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम क्या है? कोई भी रिएक्शन का स्पीड घटाने या ज्यादा करने के लिए। हेलो, आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो, यस सर, चलो आ रहा है आवाज अभी? यस पावर, सर। चलो ठीक है, पावर चला। स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, अब दिख रहा होगा। यस सर।
तो हम लोग कैटालाइसिस की बात कर रहे थे, कैटलिस्ट की। तो कैटलिस्ट, ये जो कैटलिस्ट वाला जो पूरा प्रोसेस होता है, जो हम लोग रिएक्शन में, किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को यूज करते हैं, तो पूरा प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, या फिनोमेनन जो होता है उसको कैटालाइसिस बोला जाता है। तो इसका डेफिनेशन अगर करना है तो इसको जनरली ऐसे डिफाइन करते हैं, सब्सटेंसेस। जनरली कैटलिस्ट यूज क्यों किया जाता है? हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट एज्यूम करके मानते हैं, है ना, कि हमको रिएक्शन का रेट क्या करना है, उसको एक्सेलरेट करना है। तो रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट करने के लिए हम पढ़ भी चुके हैं कैटलिस्ट का वर्किंग। एक्चुअली कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है? वो अल्टीमेटली क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं और वहां पे रिएक्शन का रेट एक्सेलरेट होगा। तो सब्सटेंसेस व्हिच accelerate the rate of reaction and themselves, ठीक है, ये देख चुके हैं हम लोग, themselves remain chemically and quantitatively, chemically and quantitatively unchanged after the reaction। ठीक है, तो इन सारे सब्सटेंसेस को बोला जाता है, ये कैटलिस्ट का डेफिनेशन, आर नोन एज कैटलिस्ट्स। और ये जो फेनोमेनन होता है ना, ये कैटलाइसिस का, कैटलिस्ट का जो पूरा प्रोसेस है फेनोमेनन है। तो phenomenon is known as कैटलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कैटलिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है बट कंज्यूम नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्वांटिटेटिवली भी अनचेंज्ड रहेगा और केमिकली भी अनचेंज्ड रहेगा, मतलब कि केमिकली वो कंज्यूम नहीं होता है। वो हम लोग बोलते हैं फेज, बट चेंज हो सकता है। फेज जो है रिएक्शन के पहले उसका फेज अगर कुछ और था, तो हो सकता है कि वो रिएक्शन के बाद फेज डिफरेंट हो सकता है। तो फेज एक्चुअली में फिजिकल प्रॉपर्टी में, फेज चेंज हो सकता है बट उसका अमाउंट जो है वो जितना रिएक्शन के पहले लिए थे हम लोग, वो उतना वापस रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कैटलिस्ट के बारे में डेफिनेशन। तो अब केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाएंगे? क्या चीज? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, पढ़ाई होगा, इसके बाद पढ़ाएंगे वो चैप्टर। इसके बाद ये खत्म होने दो, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। तुम लोग का उधर गैसियस स्टेट तो हो गया है ना, गैसियस स्टेट तक 11th का टॉपिक। केमिकल बॉन्डिंग और गैसियस स्टेट तक हुआ है ना वहाँ पे 11th में। yes sir, तो उसके बाद वही तुम लोग का इस चैप्टर के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम ही होगा। चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट का डेफिनेशन देख लिया। अब इसमें देखो, ये बस थ्योरेटिकल चीज है, ये चैप्टर उतना ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, एक बार बस देखते जाओ। ठीक है, पूरा थ्योरी है, एक बार रीडिंग मारोगे समझ आ जाएगा, है ना। वैसा समझने लायक भी नहीं है। ठीक है, एक बार रीडिंग मारते जाओ, बहुत सारा चीज पढ़े हुए हो पहले से ही। चलो, इसके आगे हम लोग देखते हैं, कैटालाइसिस के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, टू टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। तो दो टाइप्स होते हैं, ये किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फेज। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ फेज। तो फेज के बेसिस पे है, दो टाइप के कैटालाइसिस होते हैं। एक होता है होमोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक है, होमोजीनियस कैटालाइसिस। तो होमोजीनियस कैटालाइसिस में क्या है, इसमें देखोगे कि अगर हमारा रिएक्टेंट, ठीक है, व्हेन द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट्स
and catalyst आर इन द सेम फेज मतलब कि अगर सॉलिड है तो रिएक्टेंट अगर हमारा सॉलिड है, सारे रिएक्टेंट्स अगर सॉलिड हैं तो कैटलिस्ट भी सॉलिड होना चाहिए। अगर लिक्विड है तो कैटलिस्ट का भी फेज लिक्विड है, या सारे गैस। तो अगर ये सारे सेम फेज में होंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस कैटालाइसिस। ठीक है, ये पूरे प्रोसेस को होमोजेनियस कैटालाइसिस बोलते हैं। इसमें देखोगे बहुत सारे एग्जांपल्स तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। हम कुछ कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, सारा नहीं लिख रहे हैं, एक दो लिख दे रहे हैं बताने के लिए, जस्ट बाकी रीड करोगे अपने आप पता चल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है SO2 गैस का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है, तो ये कन्वर्ट होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में 2SO3 में। तो इसमें देखोगे जो कैटलिस्ट जो यूज किया जाता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड यूज किया जाता है NO। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग हमारा रिएक्टेंट सारा गैसियस फेज में है और जो कैटलिस्ट यूज किए हैं वो भी क्या है, गैसियस फेज में है। तो इस टाइप के कैटालाइसिस को, पूरे प्रोसेस को हम लोग होमोजेनियस कैटालाइसिस। दूसरा होता है, और भी एग्जांपल्स बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस होता है एस्टर का। किसी एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो उसमें क्या मिलता है हमको, एक एसिड मिलेगा और दूसरा अल्कोहल मिलेगा, वो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है। जैसे इथाइल इथानोएट, ये तुम लोग क्लास 10th में पढ़े होगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, इथानोएट है। इथाइल इथानोएट में क्या आ जाएगा, C2H5 इधर आ जाएगा। C2H5। हाँ, तो ये इसका नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल इथानोएट है ये। ठीक है, एक साइड मिथाइल और दूसरे साइड इथेनोएट है। तो ये लिक्विड फेज में रहता है, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ये एक एस्टर है, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं हम लोग। और ये हाइड्रोलिसिस जो होता है ना, ये एसिडिक मीडियम में होता है, तो किसी एसिड के प्रेजेंस में। तो एसिड जो लोगे ये क्या आएगा, लिक्विड में ही रहेगा। ठीक है, और जो यहाँ प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, एक CH3COOH ऑब्टेन होगा और दूसरा CH3OH, और ये दोनों एक्वस फेज में ऑब्टेन होता है। ठीक है, यहाँ भी ये एक्वस लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो यूज किए हैं वो सारा सेम फेज में है, तो ये होमोजेनियस। और भी, ठीक है, और दूसरा इसका उल्टा जस्ट क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट एंड कैटलिस्ट आर नॉट इन द सेम फेज, तो इसको हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस बोला जाता है। तो जैसे किसी गैस का अगर होता है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस में, मतलब देखे होगे ना, गैस का रिएक्शन जो है अमोनिया गैस जैसे प्रिपेयर होता है। अमोनिया गैस का सबसे कॉमन एग्जांपल ये पढ़े होगे, N2+3H2। तो इसमें जो सरफेस यूज किया जाता है ये आयरन के सरफेस पे होता है, Fe के सरफेस पे। ठीक है, ये 2NH3 फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, जो हमारा रिएक्टेंट्स है वो गैसेस फेज में, और जो कैटलिस्ट यूज किए हैं वो सॉलिड के सरफेस पे हो रहा है। तो ये हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल हो गया। या फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन तुम लोग पढ़े होगे क्लास 10th में। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़े हो ना, वेजिटेबल ऑयल्स का जो हाइड्रोजनेशन कराया यस जाता सर। है, तो उसमें वो किसके सरफेस पे होता है, किसी मेटल के सरफेस पे ही होता है ना। तो वेजिटेबल ऑयल तो हमारा लिक्विड फेज में है, और जो हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैसियस फेज में होगा, और जो कैटलिस्ट यूज करोगे वहां पे निकल या कोई मेटालिक सरफेस हो तो सॉलिड फॉर्म में होगा। ऑयल ये है लिक्विड फेज में, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, और इससे ऑब्टेन क्या होता है, वेजिटेबल घी। ठीक है, वेजिटेबल घी, तो ये सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ये हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल हो गया। तो पहला जो क्लासिफिकेशन किए हम लोग कैटालाइसिस का, ये हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फेज किए। ठीक है, कैटलिस्ट का
कैटलिस्ट के फेज के बेसिस पे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन करेंगे, सेकंड क्लासिफिकेशन, इसका एग्जांपल्स याद रखना, ठीक है ना, एक दो एग्जांपल्स ध्यान रखना। सेकंड जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, वो कर रहे हैं कि वो किस टाइप का कैटलिस्ट है, आइदर वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है या फिर नेगेटिव कैटलिस्ट है, ये ध्यान रखना। तो ये पहला हो गया पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब वो रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। नेगेटिव कैटलिस्ट इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन के रेट को डी एक्सेलरेट करेगा, मतलब अगर कम करेगा, तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट हो गया। तो जैसे प्लेटिनम के सरफेस पे, तो ये क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल है, ठीक है। बाकी जनरल ये जितने भी रिएक्शंस लिखे वो सारा पॉजिटिव कैटलिस्ट ही है, अगर कैटलिस्ट के सरफेस। नेगेटिव कैटलिस्ट का पर्टिकुलर में एग्जांपल ध्यान रखना, नेगेटिव कैटलिस्ट कहाँ, तो नेगेटिव कैटलिस्ट में हो गया कुछ कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये H2O2। तो इसमें अगर H3PO4 और ग्लिसरॉल, ये जो यूज किया जाता है ना, ये नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे काम करता है, ठीक है, 2H2O प्लस O2। तो अगर H2O2 में तुम ये सब्सटेंस यूज करोगे H3PO4 के प्रेजेंस में या ग्लिसरॉल के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। तो नेगेटिव कैटलिस्ट का ये एग्जांपल हो गया। इसमें और भी एग्जांपल एक दो लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है, जैसे मान लो, एग्जांपल्स ये ध्यान रखना, जैसे CHCl3, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो इसमें अगर ये 1% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल अगर यूज करोगे, 1% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो ये इसके लिए नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है ये फॉस्गीन गैस है, COCl2, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, और प्लस HCl, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं नेगेटिव कैटालाइसिस के, जहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो रिएक्शन के रेट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स एक दो ध्यान रखना है सबका, ठीक है। इसके बाद और इसमें कुछ कुछ ये दो टाइप के कैटलिस्ट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, आइदर वो एक्सेलरेट कर रहा है रिएक्शन के रेट को या डी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक दो टर्म हम लोग देखते हैं, एक होता है ऑटो कैटलिस्ट। तो ऑटो कैटलिस्ट किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना, वो प्रोडक्ट खुद जो है वहां पे एक्सटर्नल कोई कैटलिस्ट हम लोग नहीं डालते हैं उस रिएक्शन में। जो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट खुद ही एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, तो उसमें हम लोग उस प्रोडक्ट को बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। तो प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, तो ये कहला जाएगा ऑटो कैटलिस्ट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ऑटो कैटलिस्ट का, तो दो तीन एक दो रिएक्शन लिख रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, KMnO4 को ट्रीटमेंट किया जा रहा है ऑक्सैलिक एसिड के साथ, तो ये बनेगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे जो MnSO4 है ना, ये बिहेव करता है ऑटो कैटलिस्ट की तरह। तो MnSO4 जैसे ही फॉर्म होगा रिएक्शन में, देखोगे रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है। तो MnSO4 जो है ये प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट खुद जो है कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, तो इसको बोला जाता है ऑटो कैटलिस्ट। और भी एग्जांपल है, जैसे CH3 इथाइल इथानोएट है, C2H5, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो ये हमको पता है कि ये हाइड्रोलिसिस जो होता है एसिडिक मीडियम में होता है। तो यहाँ पे जो CH3COOH फॉर्म कर रहा है एसिटिक एसिड, तो ये एसिडिक मीडियम ये प्रोवाइड कर देता है इस रिएक्शन को। तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा इस रिएक्शन के लिए,
ऑटो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल हो गए ऑटो कैटलिस्ट के। लिख लिए यहाँ तक? Yes, sir. चलो, तो ये हो गया ऑटो कैटलिस्ट। नेक्स्ट इसमें एक और टर्म आता है इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इंड्यूस्ड कैटालिसिस, तो इंड्यूस्ड कैटालिसिस ये नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक्चुअली है क्या, रिएक्शन साथ में होगा। अगर किसी एक रिएक्शन को सिंगल रिएक्शन की तरह अगर बिहेव कराओगे तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो इसमें दो रिएक्शन का पेयर होता है कि दूसरे रिएक्शन के प्रेजेंस में पहला रिएक्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस बन जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग, या इस टाइप का अगर कंडीशंस होगा तो उसको इंड्यूस्ड कैटालिसिस। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल है इंड्यूस्ड कैटालिसिस का, Na2ASO3। ठीक है, और इसका जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं, तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए Na2ASO4। लेकिन सिंपली अगर सिंगली यही रिएक्शन कराओगे तो देखोगे कि लेकिन इसी रिएक्शन को अगर हम लोग सेकंड वाले रिएक्शन के प्रेजेंस में कराएं, सेकंड वाला रिएक्शन क्या है, Na2SO3, इसका भी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम लोग, तो ये बनेगा Na2SO4। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है खुद में, लेकिन ये रिएक्शन जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अगर सिंपली यही वाला रिएक्शन कराओगे अकेले तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब होगा ही नहीं खुद। ठीक है, बिना एक्सटर्नल्स। लेकिन अभी इसी रिएक्शन को अगर हम लोग सेकेंड वाले रिएक्शन के प्रेजेंस में कराएं, तो प्रेजेंस में होने से क्या होता है कि इसके प्रेजेंस में वो वाला रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस, कि दोनों रिएक्शन साथ में कराने पे क्या होता है, जो एक रिएक्शन खुद नहीं हो रहा था वो भी उसके प्रेजेंस में होने लगेगा। तो ये वाले रिएक्शन के प्रेजेंस में दूसरा वाला भी रिएक्शन क्या हो जाता है, ये स्पॉन्टेनियस हो जाता है। ठीक है, Na2ASO4 ये वाला प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस हो गया। तो इस टाइप के फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं ये इंड्यूस्ड कैटालिसिस का एग्जांपल है। ठीक है, ये कुछ कुछ टर्म्स आ रहे हैं इसमें एग्जांपल वाले, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इसमें इसी तरह कुछ कुछ टर्म्स हैं। नेक्स्ट टर्म के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स या फिर इसी को बोला जाता है एक्टिवेटर्स। ठीक है, तो प्रोमोटर या बहुत सारे रिएक्शन में सुने होंगे कि प्रोमोटर यूज किया जाता है। तो प्रोमोटर एक्चुअली है क्या, किसके लिए यूज करते हैं प्रोमोटर हम लोग? तो प्रोमोटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कैटलिस्ट के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, वो कैटलिस्ट नहीं है, बट कैटलिस्ट के साथ, कैटलिस्ट के एडिशन में वो यूज किया जाता है ताकि कैटालिटिक एक्टिविटी को वो इंक्रीज कर सके, मतलब कैटलिस्ट के एक्टिविटी को वो एनहांस करता है, तो वो होता है प्रोमोटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द सब्सटेंसेस विच आर नॉट द कैटलिस्ट। ठीक है, वो कैटलिस्ट नहीं है बट इट्स प्रेजेंस increases the
कैटेलाइटिक एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट के कैटेलिटिक एक्टिविटी को वो इंक्रीज कर देता है, तो इसलिए प्रोमोटर का यूज किया जाता है। तो इस टाइप का सब्सटेंस को बोला जाता है प्रोमोटर या फिर एक्टिवेटर्स। तो इसका एक एग्जांपल है जैसे अमोनिया गैस के फॉर्मेशन में सुने होंगे। ठीक है, तो इसमें तो Fe का सरफेस जो है ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, ये तो कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। बट यहाँ पे देखोगे जो एक मॉलिब्डाइनम भी यूज किया जाता है इस रिएक्शन में, पढ़ोगे अगर इसके बारे में तो मॉलिब्डाइनम यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखोगे मॉलिब्डाइनम जो है इसका काम क्या है, ये कैटलिस्ट नहीं है, ये Fe जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं इसके एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मॉलिब्डाइनम यूज किया गया। तो ये जो है मॉलिब्डाइनम एज ए प्रोमोटर का रोल प्ले करता है। ठीक है ना, तो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को एनहांस करता है। तो इस टाइप का सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर्स या फिर एक्टिवेटर्स। MO जो है ये मॉलिब्डाइनम मेटल है। ठीक है, मॉलिब्डाइनम के लिए यूज सर करते ये हैं एक सब माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना? क्या चीज? ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है ना? हाँ, माइक्रोन्यूट्रिएंट मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोमोटर का डेफिनेशन हो गया। प्रोमोटर का जस्ट उल्टा एक टर्म होता है कैटालिटिक पॉइजन। ठीक है, कैटालिटिक पॉइजन या फिर इसी को बोला जाता है कैटालाइटिक इनहिबिटर। तो ये क्या है, कैटालिटिक पॉइजन या फिर कैटालिटिक इनहिबिटर। वो प्रोमोटर क्या कर रहा था, कैटलिस्ट के एक्टिविटी को एनहांस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, कैटलिस्ट के एक्टिविटी को एनहांस नहीं करेगा, वो उसके एक्टिविटी को और कम करेगा, मतलब वो अपोज करेगा कैटलिस्ट, मतलब जस्ट उसका उल्टा हो गया। ठीक है, वहां पे वो कैटलिस्ट को एक्टिवेट कर रहा था प्रोमोटर, यहाँ पे ये क्या करेगा, कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट करेगा। तो इसको बोला जाता है कैटालिटिक पॉइजन या फिर कैटालिटिक इनहिबिटर। तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन है RCOCl, ये एसिड क्लोराइड है। ठीक है, इसका जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है और इसमें यूज किया जाता है, कैटलिस्ट है पैलेडियम और BaSO4, और इसके साथ अगर क्विनोलिन यूज करोगे तो क्विनोलिन जो है ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है RC डबल बॉन्ड H। ठीक है, अल्डिहाइड बनता है यहाँ पे। तो क्विनोलिन जो है यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए कैटालाइटिक पॉइजन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में अगर क्विनोलिन ऐड कर दोगे तो ये क्या करेगा, रिएक्शन को, ये कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या कर देगा, वो डीएक्टिवेट करेगा, उसके उस कैटलिस्ट के एक्टिविटी को ये कम कर देगा। ठीक है, तो रिएक्शन को ये एडवर्सली इंपैक्ट करेगा। तो इस टाइप का सब्सटेंस को बोला जाता है कैटालाइटिक पॉइजन या फिर कैटालाइटिक इनहिबिटर्स। ठीक है, चलो यहाँ तक ये सारे टर्म्स हैं, एक बार देखते जाओ बस, इसमें कुछ है नहीं कुछ खास ऐसा समझने वाला कुछ। चलो इसके बाद जो है ना, ये एक थ्योरी होता है, मतलब ये बोला जाता है कि कैटलिस्ट का जो पूरा प्रोसेस है ना, कैटालिटिक प्रोसेस जो होता है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की बात कर रहे हैं, तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड होता है। तो उसको हम लोग एड्सॉर्प्शन थ्योरी भी बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वो सारा स्टेप्स देखना है हम लोगों को, कौन कौन सा स्टेप्स होता है। ठीक है, तो वही सारा चीज यहाँ पे देख रहे हैं, ये डिटेल में करना है क्योंकि ये पूछा जाता है स्कूल एग्जाम्स में भी, ये देखोगे पूछा जाता है। तो हेट्रोजीनियस थ्योरी, सॉरी एड्सॉर्प्शन थ्योरी है ये। एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का पूरा जो एड्सॉर्प्शन से कैसे ये रिलेटेड है, कैसे इसको रिलेट करेंगे,
पूरा प्रोसेस जो होता है, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो मैकेनिज्म टोटल ये 5 स्टेप्स में होता है, ठीक है। तो टोटल 5 स्टेप्स हैं इसमें। यहाँ पर मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स, ये मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी है, ठीक है, यही डिटेल में करना है हम लोग को। तो मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स टोटल 5 स्टेप्स। तो 5 स्टेप इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है ये एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड है, ठीक है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पे कैसे एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन थ्योरी से उसको कैसे रिलेट कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो पहला स्टेप है ना, ये है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो पहला यही है स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, कैटलिस्ट का जो सरफेस है, जिस जैसे मान लो अगर किसी सॉलिड के सरफेस पे गैस का रिएक्शन होना है, गैस के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे अमोनिया गैस का ही फॉर्मेशन हो रहा है, तो अमोनिया गैस में देखोगे रिएक्टेंट क्या क्या होता है, N2 और H2, और वो कैटलिस्ट वहाँ पे आयरन हम लोग यूज करते हैं, Fe का सरफेस। तो Fe सॉलिड का सरफेस हो गया, तो कैटलिस्ट का सरफेस हो गया। तो उस पे जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या होगा, डिफ्यूज होगा इसकी। डिफ्यूज होने का मतलब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। कैटलिस्ट के सरफेस की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। तो पहला स्टेप में तो डिफ्यूजन होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट molecules on the surface of the catalyst, on the surface of the catalyst। तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, तो वो पहले स्टेप में डिफ्यूजन हो रहा था, मतलब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। सेकंड स्टेप में एड्सॉर्ब हो गया, मतलब वो उसके अट्रैक्ट होते ही वो उसके सरफेस पे आके स्टिक कर जाता है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है उसके सरफेस पे आ जाएंगे। तो सेकंड स्टेप में एड्सॉर्प्शन होगा। थर्ड स्टेप में जो होता है, occurrence of a chemical reaction, occurrence of a chemical reaction on the catalyst surface। तो कैटलिस्ट के सरफेस पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन होने के साथ एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट। तो एक केमिकल रिएक्शन होगा कैटलिस्ट के सरफेस पे, और इंटरमीडिएट्स को हम डायग्रामेटिकली भी शो करेंगे, ठीक है। पहले सारे स्टेप्स लिख लो। तो ये थर्ड स्टेप में एक केमिकल रिएक्शन बना, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या होगा कि इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट में कन्वर्सन होता है, ठीक है। जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्ट किया उसके साथ, और एक इंटरमीडिएट बना, फिर इंटरमीडिएट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा कि जो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल है ना, उसका डिसऑप्शन होगा, डिसऑप्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, या फिर डिसऑप्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, ऐसे लिख सकते हो। Disruption of reaction products from the catalyst's surface। तो कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या, सरफेस से क्या होता है, उसके प्रोडक्ट के जो रिएक्शन प्रोडक्ट जो बनेंगे, प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो उसके सरफेस से डिसऑप होंगे, मतलब उसके सरफेस से बाहर निकलेंगे, ठीक है। एड्सॉर्प्शन का जस्ट उल्टा है डिसऑप्शन। तो वो जैसे ही प्रोडक्ट बाहर निकलेगा तो कैटलिस्ट का सरफेस क्या हो जाएगा, वापस से फिर से फ्री हो जाएगा। तो दोबारा क्या हो सकता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस पे आके एब्जॉर्ब हो सकते हैं, और फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप में यही चीज है कि जो पहला स्टेप है उसका जस्ट उल्टा है। तो डिफ्यूजन वहां पे रिएक्टेंट्स का हो रहा था सरफेस ऑफ कैटलिस्ट में, अब जैसे ही यहाँ प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो कैटलिस्ट के सरफेस से डिफ्यूज अवे होते हैं, मतलब दूर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस।
ठीक है, तो टोटल ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म जो होता है एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ये टोटल 5 स्टेप होते हैं। सिंपल है, कुछ है नहीं, जैसे कैटालिसिस एड्सॉर्प्शन में पढ़े थे, सिंपल वैसा ही है। तो पहले स्टेप में डिफ्यूजन होगा रिएक्टेंट्स का सरफेस ऑफ कैटलिस्ट में। दूसरे स्टेप में क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होता है। तीसरे स्टेप में ऑक्यूरेंस केमिकल रिएक्शन होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। चौथे स्टेप में डिसऑप्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट होता है फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। और फिफ्थ स्टेप में डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन प्रोडक्ट होगा। अब इसमें ये ध्यान रखना कि इससे ये भी पता चल रहा होगा कि कैटलिस्ट का सरफेस जो है ना वो अनचेंज्ड रहेगा, मतलब उसका सरफेस, उसका वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नो डाउट कर रहा है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन उसके सरफेस पे ही हो रहा है, तो रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट कर रहा है, बट वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, वापस से वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा उसका सरफेस, क्योंकि रिएक्शन जैसे प्रोडक्ट बनते जाएगा तो वो उसके सरफेस से दूर जाते जाएगा, और दूर जैसे ही जाएगा तो उसके सरफेस पे दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, तो फिर वो दूर जाएंगे, तो ऐसा रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो लिख लो इसको, फिर आगे करते हैं। आवाज आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? यस सर। चलो, हो गया यहाँ तक। इसको डायग्रामेटिकली भी शो कर रहे हैं, पहले लिख लो फिर दिखाते हैं इसको। Yes, sir. हो गया सबका? Yes, sir. चलो, अब देखो यहाँ कैसे ये होता है, मतलब जैसे मान लो ये कैटलिस्ट का सरफेस है, ठीक है, कैटलिस्ट डायग्रामेटिकली ऐसे शो कर सकते हैं। तो कैटलिस्ट का सरफेस है ये पूरा ऐसा, आपस में कनेक्टेड है। इसमें मान लेते हैं ये, हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ए और बी आपस में रिएक्ट करके, ये ए और बी रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बनाएगा ए बी, है ना। तो इनिशियली यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है, ये इसके सरफेस की तरफ डिफ्यूज होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, डिफ्यूजन होने के बाद वो उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होता है, तो इसके सरफेस पे ये आके एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके सरफेस पे आके एड्सॉर्ब हो गए, ए और बी यहाँ पे एड्सॉर्ब हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या था, एड्सॉर्प्शन होने के बाद एक केमिकल रिएक्शन अकर करता है। केमिकल रिएक्शन अकर होगा कैटलिस्ट के सरफेस पे, तो वहां पे एक इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये मान लो ये इस टाइप का इंटरमीडिएट बना। ठीक है, ए और बी यहाँ पे आपस में ऐसे इंटरमीडिएट बना है, या कैटलिस्ट के सरफेस के साथ है, इसको बोल देते हैं इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या होगा कि इंटरमीडिएट जो है फिर तुरंत ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट में जैसे ही ये कन्वर्ट होगा तो कैटलिस्ट का सरफेस वापस से फ्री हो जाएगा फिर। ठीक है, देखोगे कैटलिस्ट का सरफेस पूरा फ्री हो गया, ये पूरा फ्री हो गया। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट था हमारा, प्रोडक्ट
जैसे मान लो प्रोडक्ट क्या था, ए बी, तो प्रोडक्ट ए बी जो है यहाँ पे रिलीज हो गया प्लस ए बी, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो प्रोडक्ट इसके सरफेस से बाहर निकल गया, डिसॉप हो जाता है, और फिफ्थ स्टेप में वो उसके प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स जो है उससे डिफ्यूज हो जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, तो वापस से देखो रिएक्टेंट जो है इसको पूरा फ्री सरफेस मिल गया, कैटलिस्ट के सरफेस पे वापस से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो दोबारा आके अटैक कर सकता है, मतलब एब्जॉर्ब होगा और फिर वापस वही प्रोसेस रिपीट होगा। तो इस तरह जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहा है बट वो कंज्यूम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये है इसका मैकेनिज्म टोटल। तो ये मैकेनिज्म ध्यान रखना है तुम्हें। हो गया? Yes, sir. चल, तो ये पूरा प्रोसेस है कैटालाइसिस का, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का। एड्सॉर्प्शन से हम लोग कैसे रिलेट करते हैं उसको, तो ये हो गया कैटालाइसिस। अब कैटलिस्ट के दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सॉलिड कैटलिस्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मेनली सॉलिड कैटलिस्ट पे कंसर्न है हम लोग, तो इसके दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। क्या क्या फीचर्स होता है? एक फीचर्स है, एक होता है एक्टिविटी और दूसरा होता है सेलेक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहला वाला जो फीचर है ये है एक्टिविटी, और सेकंड वाला फीचर है सेलेक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या हुआ, मतलब अगर कैटलिस्ट का एक्टिविटी के बारे में बात करें तो कैटलिस्ट का एक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो कितना, मतलब एड्सॉर्प्शन थ्योरी से अगर रिलेट करें तो यहाँ पे एक्चुअली एक केमिकल बॉन्ड बन रहा है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ एक केमिकल बॉन्ड हो रहा है। तो यहाँ पे एड्सॉर्प्शन में अगर केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसको किस टाइप का एड्सॉर्प्शन बोलते हैं हम लोग? केमिसॉर्प्शन बोलते हैं। तो जितना अच्छा वो बॉन्ड बनाएगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ, जितना अच्छा केमिसॉर्प्शन होगा, तो उस कैटलिस्ट का एक्टिविटी क्या होगा, वो डिपेंड करेगा उसके केमिसॉर्प्शन के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि केमिसॉर्प्शन का स्ट्रेंथ या उसका बॉन्ड बनाने का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वो कितने अच्छे से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जितना अच्छा स्ट्रेंथ होगा उसका एड्सॉर्प्शन का, जितना अच्छा स्ट्रेंथ होगा, कैटलिस्ट का एक्टिविटी जो है वो उतना अच्छा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन। ठीक है, तो केमिसॉर्प्शन से मतलब क्या हुआ कि कितने अच्छे से वो केमिकल बॉन्ड बना सकता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ, कितने अच्छे से वो अपनी तरफ वो एब्जॉर्ब करा सकता है उसको। तो जितने अच्छे से वो एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, जितने अच्छे से बॉन्ड बनेगा, कैटलिस्ट का एक्टिविटी जो है उतना ज्यादा होगा। तो एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन, और ये पहला फीचर हो गया एक्टिविटी। दूसरा फीचर होता है इसका सेलेक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। तो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, ये एबिलिटी है कैटलिस्ट का। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर अगर हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन में देखोगे रिएक्टेंट हमारा सेम ही है, बट कैटलिस्ट अगर चेंज कर दें तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट सारे केस में सेम होगा, कैटलिस्ट बस चेंज करने पे प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेलेक्टिविटी। तो ये क्या है
कि एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए रिएक्शन, टू डायरेक्ट ए reaction to yield a particular product selectively. इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिविटी, ठीक है ना, अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशंस, अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशंस। तो इस फीचर ऑफ कैटलिस्ट को बोला जाता है सेलेक्टिविटी। इसमें देखोगे कि सेलेक्टिविटी का एग्जांपल क्या होता है, तो इसमें देखोगे सेलेक्टिविटी, ये ध्यान रखना एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें देखो एक्चुअली क्या है कि रिएक्टेंट हम लोग सेम रखेंगे, बट कैटलिस्ट अगर वेरी कर दोगे तो इसमें देखेंगे कि रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो गया। जैसे पहला वाला केस है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसको अगर निकल के प्रेजेंस में करा रहा है, ठीक है, तो निकल के प्रेजेंस में कराओगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है CH4 गैस, मीथेन गैस और प्लस H2O वाटर वेपर मिलता है। लेकिन यही सेम रिएक्शन, ठीक है, रिएक्टेंट सेम है, ये 3H2 नहीं, ठीक है। इसी को अगर हम लोग कराए कॉपर और ZNO या फिर CrO3 इसके प्रेजेंस में, Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड है, ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में अगर कराओगे, ये अगर कैटलिस्ट यूज करोगे तो इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3OH में, ठीक है। तो ये देखो मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा एक और केस है कि रिएक्टेंट हमारा सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ही है, लेकिन सिंपली अगर सिर्फ कॉपर के प्रेजेंस में कराओगे तो ये HCHO, ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड है HCHO, HCHO क्या है, फिनाइल, मिथेनॉल है ना, अल्डिहाइड है, ठीक है, एक फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं इसका कॉमन नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, यही है कैटलिस्ट का फीचर जो है सेलेक्टिविटी है। रिएक्टेंट सेम हम लोग रख रहे हैं सारे केसेस में, बस कैटलिस्ट चेंज हो रहा है। तो कैटलिस्ट देखो, सिर्फ कैटलिस्ट चेंज हो जाने पे प्रोडक्ट भी चेंज हो जा रहा है, बिल्कुल, है ना। तो इसी फीचर को बोला जाता है सेलेक्टिविटी, कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर ऑब्टेन करना हो तो वो जो फीचर है, उस फीचर की तरफ जो डायरेक्ट करता है कोई भी कैटलिस्ट, तो उस फीचर को बोला जाता है सेलेक्टिविटी। तो दो फीचर होते हैं, ये ध्यान देना, एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। इसमें एक और चीज होता है, एनसीईआरटी में देखोगे, इसके बारे में पढ़ना, ठीक है, एनसीईआरटी में, मतलब एक बार रीडिंग तो मारना ही है पूरे चैप्टर का। एक होता है शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस। शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस मतलब एक पर्टिकुलर शेप होता है, ठीक है। शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस किसको बोलते हैं, ये यहाँ पे लिख दे रहा है। ये क्या होता है ना कि एक्चुअली एक कैटलिस्ट का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर में ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जाके फिट होते हैं। तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, अगर वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है ना, कैटलिस्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, शेप सेलेक्टिव बोलते हैं उसको, कि उस शेप में होगा तभी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उससे रिएक्ट करेंगे। अगर उसमें नहीं होगा, उस स्ट्रक्चर में फिट अगर नहीं होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तो वहां पर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो उस टाइप के कैटलिस्ट को बोला जाता है शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि द कैटालाइटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द, तो एक्चुअली शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस में देखोगे
कि एक पोरस स्ट्रक्चर होता है कि उसी पोर्स में जाके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिट होते हैं। तो कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द पोर स्ट्रक्चर, ठीक है, पोरस स्ट्रक्चर या पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड the size of the reactant and product molecule, size of the reactant and product molecules। तो इसको बोला जाता है सेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस, ठीक है। ये पोरस स्ट्रक्चर कैटलिस्ट का पोरस स्ट्रक्चर होता है और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके पोरस स्ट्रक्चर में जाकर फिट होते हैं। तो अगर वो अगर वो फिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो मतलब वहां पे रिएक्शन नहीं हो पाएगा इफेक्टिवली। अगर वो फिट हो जा रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उसके पोरस स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो वहां पे कैटालाइसिस या वो रिएक्शन का रेट जो होगा वो अच्छा होगा मतलब। तो इस टाइप के कैटालाइसिस को बोला जाता है शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस। तो इसका एक एग्जांपल होता है जियोलाइट्स, ठीक है। सो देखोगे एनसीईआरटी में इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। शेप सेलेक्टिव दिया हुआ है कि जियोलाइट्स कहाँ पे यूज करते हैं, इसका एग्जांपल है शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस का जियोलाइट्स। तो जियोलाइट्स का स्ट्रक्चर देखोगे हनी कॉम स्ट्रक्चर होता है। हनी कॉम मतलब हनी बी वाला, बी हाइव देखे हो ना, तो बी हाइव में देखे होगे पोर्स होता है, बहुत फाइन पोर्स होते हैं वहां पे, तो उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है जियोलाइट्स का। उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसमें जाके रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है सेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस। इसका एक बार यूज पढ़ लेना, ठीक है। उसमें दिया हुआ है जियोलाइट्स कहाँ पे यूज किया जाता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं जियोलाइट्स के। तो इसके बारे में एक बार रीडिंग मार लेना। तो ये हो गया कैटलिस्ट के बारे में, हो गया कैटालाइसिस। इसमें एक और चीज होता है एंजाइम कैटालाइसिस बोला जाता है। तो एंजाइम कैटालाइसिस मतलब क्या हुआ, ये टर्म ज्यादा यूज किया जाता है, बायोलॉजी में पढ़े होगे एंजाइम कैटालाइसिस के बारे में, कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो रिएक्शंस होते हैं ना, उनको कैटालाइज करने के लिए, उन सभी रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए या रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है, उस कैटलिस्ट को बोला जाता है एंजाइम्स। तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग एंजाइम कैटालाइसिस, ठीक है। तो उसको एंजाइम कैटलिस्ट या फिर इसको बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट, ठीक है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में हो रहा है जो रिएक्शंस होता है उसके हेलो। Hi. Hello.
Hello, hello, hello. Hi, 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 hi. Hello. अरे हाय. बंसल क्लासेस कौन है?